अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सनाउल्लाह महर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का लेक्चर 7 है और टॉपिक है हमारा कपल। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ये समझेंगे कि कपल क्या होता है। कपल की माना होती है पेयर, जोड़ा। ठीक है, दो दो चीजों का पेयर होना चाहिए, दो चीजों का जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो होता है हमारा कपल। अगर यहाँ अक्सर हम जो है ना वो अगर पिकनिक के लिए जाते हैं या उसके बाद किसी पार्क में जाते हैं तो हम दो जेंडर को आपस में जब देखते हैं तो फिर कहा जाता है कि ये दोनों क्या हैं, कपल है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि कपल की जो माना है वो है जोड़ा। ठीक है, पेयर, दो चीजों का पेयर। ठीक है, और उसके बाद कपल जो होता है बेटा वो दो अपोजिट चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि दो जो है वो डिफरेंट मतलब जेंडर हो या कोई फोर्सेस हो तो अपोजिट हो, तो उसके लिए हम जो है ना वो कपल का लफ्ज यूज करते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हम उस जेंडर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में कहता है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। अब इसके कहने का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट पर दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, मतलब वो सेम लाइन पर एक्ट नहीं कर रहे, वो क्या होता है, वो कपल होता है। ठीक है, तो इसको हम बेहतर नमूने से समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करें बेटा, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि एक की डायरेक्शन एक तरफ होती है और दूसरे फोर्सेस की डायरेक्शन दूसरे तरफ होती है। ठीक है, और ये अगर इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी तो हम कहेंगे वो जो है ना वो लाइक पैरेलल फोर्सेस है। अगर इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। ठीक है, तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें बेटा तो इसमें यह कहता है कि वो जो दोनों ही अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं वो किसी सेम ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, जिस पॉइंट पर वो लग रहे हैं, वो डिफरेंट है। अगर यहाँ देखूं बेटा तो यहाँ इस पॉइंट पर सेम ऑब्जेक्ट पर जो है ना ये फोर्स लग रहा है और ये जो फोर्स है वो दूसरी पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट पर अगर दो फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट पर की डिफरेंट पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है, तो हम उन फोर्सेस को कहेंगे कपल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, या कपल फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, अब इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए बेटा हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर ड्राइवर हजरात जो होते हैं वो अपनी गाड़ी जब चलाते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो स्टीयरिंग पर अपना फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अगर हम इस स्टीयरिंग की बात करें बेटा, मिसाल के तौर पर कि ये ड्राइवर जो है वो इस स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेफ्ट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है तो क्या करेगा, यहाँ यहाँ इस पॉइंट पर ये फोर्स लगाएगा और दाएं हाथ का जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर लगाएगा। अगर हम इस फोर्सेस की डायरेक्शन की बात करें तो इस जो है ना दाएं हाथ का जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ है, इस तरफ है, और बाएं हाथ का जो फोर्स है वो इस तरफ है। ठीक है, और अगर हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन की बात करें तो ये इस पॉइंट पे लग रहा है और ये इस पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए बेटा कि एक चीज और जो है ना वो जरूरी है, वो क्या है कि दोनों ही जो फोर्स जिस दो पॉइंट्स पर लग रहे हैं बेटा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड एक होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर इस हाथ का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 न्यूटन है तो इसका भी 50 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि दोनों ही फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये जो अभी फोर्स यहाँ इस स्टीयरिंग पर लग रहे हैं बेटा, वो क्या है, वो हमारे कपल ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, अब उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा। मिसाल के तौर पर जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने वक्त हम क्या करते हैं कि हम पेडल यूज करते हैं। ठीक है, अगर पेडल यूज करते हैं तो पेडल यूज करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि एक पांव का जो फोर्स होता है वो आगे की तरफ होता है और फिर दूसरे पांव का फोर्स पीछे की तरफ होता है। यही हमारा जो पैटर्न है वो चलता रहता है, ये एक आगे जाएगा फिर दूसरा पीछे, अगर ये पहले वाला पीछे हो जाएगा तो दूसरे वाला आगे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से।
और अगर यहाँ से हम देखा जाए तो इस पाँव का जो फोर्स है बेटा वो आगे की तरफ है और इसका नीचे पीछे की तरफ। उसके बाद इन दोनों की जो फोर्स एक्ट करने वाली लाइन है वो अलग अलग है। ये इस पॉइंट पे लग रहा है और ये इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। और दोनों एक साथ ही लग रहे हैं इस पेडल पर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पाँव के फोर्सेस हैं वो क्या हैं, वो कपल ऑफ फोर्सेस हैं जो कि पेडल्स पर लग रहे हैं बेटा, ठीक है। और इन फोर्सेस की वजह से ही हमारी साइकिल आगे की तरफ चल पाती है, ठीक है। अब उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डबल आर्म स्पिनर है बेटा। तो चलो इसको समझने से पहले हम एक सिंगल आर्म स्पिनर की बात करते हैं। तो सिंगल आर्म स्पिनर में क्या होता है बेटा, ज्यादातर जो है ना वो उसकी जो आर्म होती है उसको बड़ा रखा जाता है, उसको लॉन्ग रखा जाता है, ठीक है। वो इसलिए रखा जाता है ताकि हम जो फोर्स अप्लाई करें वो कम करें और हमें जो वर्क इफिशिएंसी है वो ज्यादा मिल सके, ठीक है। जितनी उसकी आर्म बड़ी होगी उतना ही हम फोर्स कम लगाएंगे और हमें वर्क इफिशिएंसी जो होगी वो ज्यादा मिल सकेगी। अक्सर आपने देखा होगा बेटा कि जैसे कि ट्रैक्टर या कोई बड़ी गाड़ी होती है, फोर व्हीलर, तो उसके जब टायर पंचर हो जाते हैं या कोई मैकेनिकल खराबी आ जाती है तो क्या होता है कि जो मैकेनिक्स होते हैं वो बड़ा वाला एक स्पिनर ले आते हैं और उसमें क्या करते हैं कि उसकी आर्म जब छोटी होती है तो उसमें एक और पाइप डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी आर्म बड़ी कर देते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि हमें फोर्स जो है ना वो कम लगाना पड़े और वर्क हमारा जो है ना वो ज्यादा परफॉर्म हो, ठीक है बेटा। तो क्या होता है, तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि इस स्पिनर में जो है ना वो टार्क प्रोड्यूस होता है। जब टार्क प्रोड्यूस होता है तो वो जो नट होता है या बोल्ट होता है जो भी हमें काम करना होता है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाता है और वो खुल जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ डबल आर्म स्पिनर की बात करें बेटा, तो डबल आर्म स्पिनर में क्या होता है कि उसमें दो जो है ना वो राड्स होते हैं, उसको जो है ना वो ज्वाइन किया जाता है। और ज्वाइन करने के बाद अगर यहाँ से देखा जाए तो अब ये फोर जो है ना वो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पार्ट ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। अगर और उसके बाद ये जो स्पिनर का ये जो मुंह होता है बेटा, ये अपने नंबर के हिसाब से अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर ये 17 है तो ये 10 होगा, ये 16 होगा, ये 20 होगा, ठीक है, उस हिसाब से। तो जिस जो हमें उस टाइम मतलब रिक्वायर्ड होगा और उस नंबर वाला मुंह जो होता है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारे पास जो आर्म होती है बेटा वो दो होती है, ठीक है। और उसके बाद सामने वाला जो ट्रम होता है, सामने वाला जो मुंह होता है वो हम यूज करते हैं काम करने के लिए। और जो ये जो आर्म होती है दो, वो हम यूज करते हैं फोर्स लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं और ये सामने वाली जो जो मुंह होता है वो हम किसी नट में या बोल्ट में फंसा देते हैं और उसको जो है ना जब हम खोलना होता है या बंद करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दो आर्म का इस्तेमाल करते हैं जोर लगाने के लिए ताकि टॉर्क प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो इसको और बेहतर नमूने से समझने के लिए बेटा हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो मिसाल के तौर पर बेटा कि हमारे पास एक बुल्ट है, अब इस बुल्ट को हमें खोलना है, ठीक है। अगर खोलेंगे तो क्या होता है कि हम यहाँ डबल आर्म स्पिनर यूज करते हैं और डबल आर्म स्पिनर की अगर हम बात करें तो इनकी यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये भी मूवमेंट आर्म है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये भी मूवमेंट आर्म है जिसको हमने आर से शो किया हुआ है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें बेटा तो लेंथ भी हमेशा इन मूवमेंट्स आर्म की इक्वल होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होनी चाहिए, अगर ये 3 मीटर है तो ये 3 मीटर से होनी चाहिए, अगर ये हाफ मीटर है तो ये भी हाफ मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि दोनों ही मूवमेंट्स आर्म की जो लेंथ होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं कि हम इस पॉइंट्स पर अभी हम फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ ये ऊपर की तरफ, ठीक है, अपनी तरफ खींचता हूँ इसको और इसको हम इस पर मैं पीछे की तरफ फोर्स लगाता हूँ मतलब अंदर की तरफ। तो ये क्या है, ये उल्टा रोटेट कर जाएगा, ठीक है बेटा, ये लेफ्ट की तरफ रोटेट कर जाएगा। तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर हम टार्क की बात करें बेटा तो टार्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर मैं ऐसा कहूं बेटा कि यहाँ से जो ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 5 न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ से देखा जाए तो मोमेंट आर्म हमारे पास कितनी है, वो है 2 मीटर, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही टर्म मैंने, ये दोनों ही मैग्नीट्यूड जो है वो मैं इस फार्मूले में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। और ये 10 न्यूटन किसका आ गया, ये आ गया इस आर्म का, तो मैंने इसको टार्क 1 नाम दिया, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इस आर्म पर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन।
और अगर हम इस आर्म की बात करें तो इस आर्म पर कितना टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने नाम दे दिया इसको 2, ठीक है, वैल्यू सेम रखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि जब भी हमें दो पॉइंट्स पर फोर्स लगाना पड़ेगा तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी हम जो फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पर भी वो भी क्या है 5 न्यूटन। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 10 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 न्यूटन जो है ना इस पॉइंट पर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है और 10 न्यूटन इस पॉइंट पर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मतलब टोटल टार्क, अगर हमें इस स्पिनर पर टोटल टास्क मालूम करना होगा तो वो किस तरीके से करेंगे, हम इन दोनों ही टास्क को आपस में जो है ना वो ऐड कर देंगे, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टार्क 1 है 10 और टार्क 2 भी 10 है। तो दोनों को हम जब आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ से अगर देखा जाए बेटा तो टोटल टार्क जो इस स्पिनर पर अप्लाई हो रहा है वो कितना है, वो 20 न्यूटन मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए बेटा तो हम जो फोर्स इस स्पिनर पर यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है, वो है हमारे पास 5 न्यूटन और जो टार्क इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो हम एक अप्लाई कर रहे हैं और टार्क जो है वो 3 गुना ज्यादा इस पर जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यही होती है बेसिकली हमारे पास इस कपल ऑफ फोर्सेस की वर्क इफिशिएंसी, कि हम जो है ना वो फोर्स कम लगाते हैं और जो टार्क होता है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अक्सर जो है ना वो मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं बेटा, जो काम कर रहे होते हैं मैकेनिकल, तो वो भी कोशिश यही करते हैं कि हम किसी भी कोई मैकेनिकल काम के लिए हम जो है ना वो स्पिनर या कोई भी चीज जब उसको रिक्वायर्ड हो तो वो डबल हैंडेड यूज करें, ठीक है। तो डबल हैंडल का मतलब ये होता है कि हम उस पर जो डबल हाथों से, दोनों ही हाथों से जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स कम लगेगा और जो वर्क इफिशिएंसी होगी, जो वर्क होगा वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म होगा और अच्छा परफॉर्म होगा, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, ये होता है कपल की वजह से, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आप लोगों को ये कपल जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।